अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एम जी टी 510 लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड टोटल ऑर्गेनाइजेशन एक्सलेंस क्या है और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वर्ड्स क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी ट्रेडिशनल जो पास्ट में थी मैनेजमेंट क्वालिटीज़ क्या थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, और अब जो मौजूदा दौर में है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, इन दोनों में डिफरेंस देखना है हमने। सो कहते हैं 20th सेंचुरी में मैनेजमेंट जो थी ये टेलर की जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट थी, और उसके बाद वेबर्स जो है इसकी ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी थी, वहाँ से इन्फ्लुएंस हो रही थी, और इन्होंने जो भी अप्रोचेस जो थी उसको यूज़ करके मैनेजर्स जो थे वो अपनी फंक्शनल हायरार्कीज़ में डिफरेंट जो है उनको डिवाइड कर दिया जाता था। उनकी स्पेशलाइजेशन जिस जिस फील्ड में होती थी उसमें उनको एक्टिविटीज़ दे दी जाती थी, जैसे अकाउंटिंग होगी, मार्केटिंग होगी, इंजीनियरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। वहाँ पे वो अपना अपना रोल प्ले करते थे। जबकि जो अब न्यू इरा है उसमें टोटली क्वालिटी चेंज जो है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। वहाँ पे हमारा कंपटीशन जो था वो मार्केट्स के साथ वेल डिफाइंड मार्केट से होता था, इकोनॉमिकल स्केल पे एफिशिएंसीज होती थी, मास प्रोडक्शन होती थी, और टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस आती थी। और कहते हैं कि कंपटीटर जो था उसमें तब क्या चीज़ फॉलो करते थे हम लोग यहाँ पे, लीव एंड लेट लीव स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे, या खुद जी लें या दूसरों को जीने दें, ठीक है। यहाँ पे ये पॉलिसीज़ फॉलो होती थी। लेकिन कहता है कि इवन के जो न्यू प्रोडक्ट्स जो थे मार्केट में जब आते थे तो उनकी एक नई मार्केट क्रिएट होती थी। जैसा कि 1950s में क्या हुआ, प्लास्टिक की मार्केट जो है वो मतलब प्लास्टिक मार्केट में आई तो उसकी एक न्यू प्रोडक्ट जनरेट होगी, उसकी एक अपनी वैल्यू बन गई, अपनी एक वर्थ बन गई। तो कहता है मैनेजमेंट जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें लिटिल बिट चेंज आया, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, क्योंकि मैनेजर्स के जो गोल्स होते थे, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबली, ये गोल्स वैसे के वैसे ही हैं स्टिल, ठीक है। लेकिन इसमें ऑपरेशनल का जो वे है, उनके जो प्रोसीजर्स हैं तो थोड़ा बहुत वो चेंज हुए थे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में इतना हाईलाइट भी नहीं होते। कहते हैं मैनेजर का काम क्या होता था कि इनका काम ये है कि उन्होंने फुलफ़िल करने होते थे गोल्स अपने जो भी थे, एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करके रखना, उनके अंदर उसमें प्रॉफ़िट शेयरिंग करनी, स्टॉक ऑप्शन होते थे, बोनसेस होते थे, रिवार्ड्स होते थे। जैसे हम उसको मोटिवेट करते हैं, रिवार्ड देते हैं ताकि अपने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव कर सकें। ताहम कहता है कि एज़ इट सेम ही रहा इसमें रोल, टेक्नोलॉजी के आने के बावजूद भी यूजुअली जो भी चेंजिंग्स वगैरह आए उसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में ट्रेडिशनली वो थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हुआ, लेकिन ये तकरीबन जो हैं इतने चेंजेस जो थे वो अननोटिस रहते थे, ऑर्गेनाइजेशन में इतना नोटिस नहीं करते थे इन चीज़ों को। तो उस टाइम पे जापानीज़ जो हैं वो रीराइट कर रहे थे बिज़नेस की सारी प्रैक्टिसेस को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाईलाइट करने वाली है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि जापानीज़ उस टाइम पे बिज़नेस प्रैक्टिसेस के और मैनेजमेंट की प्लानिंग के जो भी थे क्वालिटी मैनेजमेंट के, वो रूल्स रीराइट कर रहे थे, क्योंकि हमने ये कोर्स उनसे ही जापानीज़ से लिया है। हम कहते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये कोर्स जो है वो जापानीज़ से जो है वो उधार लिया गया है, क्योंकि इसका कंप्लीटली जो काम है वो जापानीज़ ने किया था। तो कहता है उस टाइम पे यूएस जो था, इसके जो मैनेजर्स थे वो नॉर्मली ही काम कर रहे थे जैसे कि पहले वो कर रहे थे। और 1950s में उस वक्त क्या था जी, इनके मैनेजर्स का जो काम था उनका टोटली फोकस एजेंडा था 1950s की, और 60s में जंग की तरफ, कोल्ड वार हो रही थी उस टाइम पे, वर्ल्ड कोल्ड वार जो थी, ठीक है। ये हमारा हो गया इसमें इसका इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वालिटी मैनेजमेंट का। अब कहता है कि जो स्टेजेस थी वो रिप्लेसमेंट हुई, क्योंकि अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी आई, चीज़ें न्यू हुई, तो उसमें जापानीज़ ने भी उसको रीराइट किया, रूल्स रेगुलेशंस आए, बिजनेस में इनोवेशंस आई, जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें ईजाद हुई, तो पैराडाइगम इसका चेंज हो गया, न्यू पैराडाइगम आ गया, यानी एक नया नमूना हमारे पास, न्यू आइडिया, न्यू स्टैंडर्ड्स आए, तो इसकी रिप्लेसमेंट हुई। अब वो रिप्लेसमेंट जो थी, मैनेजर्स जो हैं इसको हम कहते हैं कि शिफ्ट पैराडाइगम, शिफ्ट का नाम देते हैं यहाँ पे। और न्यू पैराडाइगम ने ओल्ड पैराडाइगम को शिफ्ट कर लिया, यानी उसको रिप्लेस कर लिया, और उसका जो है उसके लिए क्या हुआ, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये आपने जस्ट वही करना है जो हाईलाइट किया हुआ है। उसमें जो है थीम जो थे वो पैराडाइगम के वो चेंज हो गए, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स को अगर काम करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है, उनको सर्वाइव करना है, तो उनको पुराने और न्यू एंड दोनों ही पैराडाइगम से जो है वो वाकिफ़ होना ज़रूरी है। तो कहता है यहाँ पे क्या हुआ कि डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड पैराडाइगम्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द थ्री थीम्स, तीन उनके थीम्स थे। इसमें कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटजी था, क्रॉस फंक्शन सिस्टम था, और कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट थी। यानी कस्टमर की वैल्यूज़ की स्ट्रेटजी चेंज हो गई, क्रॉस फंक्शनल सिस्टम चेंज हो गया, और कॉन्टीन्यूस मसलसल जो है ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है।
तो फर्दर हम इन्हीं थीम्स को करेंगे, ठीक है। और इसमें कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटजी में क्या हुआ कि इसको कॉम्बिनेशन बेनिफिट्स थे जो एक प्रोडक्ट ने कस्टमर को देने थे, उसमें उसके बिजनेस प्लान, उसके लिए ऑफ़र, कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, मोड ऑफ़ डिलीवरी हो सकता है, ये चीज़ें भी बेशक आप हाईलाइट कर लें। प्रोडक्ट सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इससे जो है हम लोग इसको देखेंगे कि फ़र्दर क्या होता है इसके अंदर, यानी कि ये तमाम जो कस्टमर की स्ट्रैटेजीज़ हमने बनानी थी उसके लिए कस्टमर को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या स्ट्रैटेजीज़ थी पास्ट में भी, ओल्ड पैराडाइगम में भी और न्यू जो इमर्जिंग पैराडाइगम है उसमें भी। क्वालिटी, मेजरमेंट, पोजिशनिंग्स की, स्टेक होल्डर, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये फ़र्दर सारा ना इस तरह से ब्लॉक में भी दिया है। तो हम बेशक ये नीचे वाला कर लें या फिर हम ये इस तरह से इनका कंपैरिजन कर लें, तो बेटर इज़ दैट कि हम कंपैरिजन कर लेते हैं ईजी वे में। क्वालिटी, ओल्ड पैराडाइगम में मीटिंग स्पेसिफिकेशन होती थी, इंस्पेक्टेड इनटू प्रोडक्ट, मेक ट्रेड ऑफ अमंग क्वालिटी और कॉस्ट और स्केड्यूल, ये होता था। जबकि न्यू में जो था वो कस्टमर को वैल्यू दी गई, उसको प्रोसेस जो है उसको मैनेज किया गया और क्वालिटी जो थी ना वो देखी गई और कॉस्ट भी स्केड्यूल भी की गई, यानी कि सिंक्रोनाइज़ किया गया इस चीज़ को कि कस्टमर की क्या डिमांड है। मेजरमेंट में इंटरनल मेजरमेंट होती थी जी ओल्ड पैराडाइगम में, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, क्या प्रॉफिट आ रहा है, कौन सी चीज़ें कस्टमर के साथ लिंक नहीं करती, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। जबकि अब सारी ही चीज़ें जो हैं इसमें एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट, प्रॉफिटेबल, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू द कस्टमर। न्यू जो पैराडाइगम है इसमें पोजीशनिंग, उसमें कंपटीशन होता था, अब कंपटीशन नहीं है, अब हमारे पास क्या है, कस्टमर का सेगमेंट है, यानी कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर कस्टमाइजेशन भी करवा सकता है वो उसका अपनी पसंद का कलर भी बता सकता है, उसको क्या डिज़ाइन चाहिए वो भी करवा सकता है। तो अब हमारा पहला और आखिरी पर्पस जो है वो क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि अगर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होगी तो फिर उसके साथ क्या होगा, एक लिंक बनेगा और जब लिंकिंग होती है तो कस्टमर बाय करेगा उस प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन। ये स्टेक होल्डर कौन था, स्टेक होल्डर होता था या कोई बॉस होता था, यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन है जनाब, कस्टमर है, क्योंकि कस्टमर फीडबैक देगा। अगर आपको नेगेटिव रिव्यू दे दिया कस्टमर ने तो आपकी वो प्रोडक्ट जो 10/10 पे जानी थी वो 10/2 पे भी नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से प्रोडक्ट का डिज़ाइन इंटरनल होता था, सेल व्हाट वी कैन बिल्ड। अब क्या होता है एक्सटर्नल, कस्टमर की डिमांड है जनाब, क्या वो लेना चाहता है, उसको किस तरह की चीज़ चाहिए, वो आपको डिज़ाइन सेंड करता है बाकायदा कि मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाता है न्यू एंड ओल्ड पैराडाइगम में कस्टमर जो है वैल्यू स्ट्रैटेजी, यानी यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में हमने कम्प्लीटली कस्टमर की सुनी है, अपनी नहीं सुनाई। ओके, इसमें भी सारी यही बातें की गई हैं, ठीक है, इसको हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। देन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आर द मीन टू प्रोवाइड द कस्टमर वैल्यू, मतलब ही ये ऑर्गेनाइजेशन का कि वो कस्टमर को क्या देगा, वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में वो तमाम चीज़ें आती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी आप कह लें प्रोसेस जो है जिसमें इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय ने क्या काम किया, क्या परफॉर्मेंस होगी, इसमें ह्यूमन इनपुट कहाँ पे आएगी, आउटपुट क्या निकलेगी, और उसका जो है कल्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है किसी भी चीज़ का, या कि वो प्रोडक्ट जो हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं वो कस्टमर की डिमांड भी है, उसको वो बाय भी करेगा, हमारे कल्चर का वो हिस्सा है भी है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें अब कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स आर द मीन्स टू प्रोवाइड द कस्टमर्स वैल्यू। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास फर्स्ट वन क्रॉस फंक्शनल अप्रोच, इसमें नेगोटिएशन क्रॉस फंक्शनल इंटरफेरेंस टू ऑब्टेन कॉपरेशन। यहाँ पे हमारे पास जो था ये कॉपरेशन जो थी इतनी मतलब इतना कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं थी ये प्ले करती ओल्ड पैराडाइगम में, जबकि अब जो है ये डिफाइंड होती है। क्रॉस फंक्शनल जो भी सिस्टम होता है ओन्ड होता है और ऑप्टिमाइज्ड होता है। इसको थोड़ा आसान करने के लिए ना मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ फर्दर। ये देखें कि बेसिकली क्या कहता है क्रॉस फंक्शनल बेसिकली क्या काम है कि एक कंपनी में पहले जो एक डिपार्टमेंट था वो जस्ट अपने ही काम से मुंसलिक होता था, वो किसी दूसरे के साथ नहीं था। लेकिन क्रॉस फंक्शनल अप्रोच में क्या होता है कि मल्टीपल पीपल्स जो हैं एक ही कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलकर वो मतलब लाइक अगर मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो वो बाकी लोगों के साथ प्रोडक्ट की सेल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी काम करेंगे। वो बताएंगे आकर के इसमें जो है वो हमारे कस्टमर की क्या नीड है, किस तरह से कस्टमर काम करेगा। ये रिसेंट में जो है वो बेसिकली ये होता है।
ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ इसको एक्सप्लेन किया गया है। सो हेयर यानी क्रॉस फंक्शन निगोटेशन फंक्शन जो है इसमें इंटरफेरेंस जो भी होती थी उसको पहले जो था वो जस्ट इग्नोर कर दिया जाता था, बस अपना अपना काम करना, बाकी किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस, अपने काम से काम रखना। लेकिन अब क्या होता है, क्रॉस फंक्शन सिस्टम डेवलप कर दिए गए हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ भी किया गया है बाकायदा, यानी आपस में भी जो है वो डिस्कशंस होती हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। मल्टीपल पीपल, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम करते हैं आपस में। देन आ जाता है हमारे पास टेक्नोलॉजी का फैक्टर। टेक्नोलॉजी जो है टू डील विद द कम्प्लेक्सिटी एलिमिनेट द पीपल्स प्रॉब्लम। पहले ये होता था कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे कहाँ पे, जस्ट ओनली लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, कम्प्लेक्सिटी को वैसे रिड्यूस कर दिया है। कस्ट जो 5 घंटे में काम होता था वो 5 मिनट में हो जाता है, और कस्टमर की वैल्यू को ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। इसमें टेक्नोलॉजी में आप ये भी कह सकते हैं सोशल मीडिया भी एक टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। इसमें आपके कस्टमर्स क्या है, आपको बाकायदा कमेंट सेक्शन में आके बताते हैं कि जनाब आपकी ये वाली चीज़ में डिफेक्ट है, हमारी ये डिमांड है, हमारा ये कलर है, हमें ये कमेंट में वो बाकायदा अपना रिव्यू देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हर लिहाज से, यानी कि वो अपना फीडबैक दे रहे होते हैं। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जो थी यहाँ पे हाइजीन फैक्टर्स पे फोकस होता था, ठीक है। यहाँ पे अब क्या स्ट्रैटेजीज बना दी गई हैं, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक फैक्टर जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व है। ह्यूमन रिसोर्स होते थे पहले जो था, इसमें स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, पर्सनल हायरिंग, फायरिंग, पीपल्स की कंप्लेंट्स करना। अब क्या होता है, क्रिटिकल रिसोर्सेज मैनेज होते हैं, सिस्टम में इनपुट होती है, बाकायदा पहले से बताया जाता है कि किसको हायर करना है, एक प्रॉपर समझे कि क्राइटेरिया दिया जाता है। फिर रोल डेफिनेशन में टास्क और जॉब डिस्क्रिप्शन होती थी जो कि लिमिट्स थी। जहाँ पे यहाँ पे क्या विजन जो है इसको इंस्पायर किया जाता है, लाइक कोई भी एम्प्लॉय आके अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता है, आइडिया दे सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, यानी कभी भी आप एक ब्रांड या ऑर्गेनाइजेशन में अपना थीम डाल के कुछ भी उसमें चेंजिंग्स करवा सकते हैं या कर सकते हैं। कल्चर जो था, सोशल और इमोशनल इश्यूज जो थे, पॉलिटिकल पावर डोमिनेट वगैरह ये होता था। अब क्या होता है, कनेक्ट विद द इंडिविजुअल सेंस ऑफ पर्पस, इमोशन एंड लाइक देखें कल्चर में, जैसे अब हम कहें कि कोई क्लॉथिंग ब्रांड है, वो जैसा कि अभी इमर्जिंग डेज में अब क्या होता है कि बेसिकली हम लोगों का फोकस क्या होता है, पीपल लाइक टू वेयर द वेस्टर्न क्लॉथ्स ऑल्सो। तो पहले क्या होता था कि वो वेस्टर्न की तरफ तो जाते ही नहीं थे, ब्रांड्स वेस्टर्न क्लॉथ बनाती नहीं थी, ठीक है, कम बनाती थी, यहाँ समझे कि लोकल मार्केट्स में ये कम अवेलेबल थे। तो अब जो है वो ऑन सोशल मीडिया और हर चीज़ पे इसको बड़ा समझे अप्रिशिएट किया जाता है और ऑन कस्टमर डिमांड हो रहा है। स्ट्रक्चर जो था पहले उसमें हायरार्किकल फंक्शनल एम्फोसिस पे जोर दिया जाता था, स्पेशलाइजेशन होती थी, लाइक डिज़ाइनर ही डिज़ाइन बनाएगा तो काम होगा। लेकिन अब क्या होता है, अब टीम पे जो है एम्फोसिस किया जाता है, इंटीग्रेशन की जाती है, बाहमी मशवरे किए जाते हैं, उसके बाद काम होता है। तो ये हमारा जो था ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का पॉइंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉइंट थीम नंबर 3 पे। थीम नंबर 3 में कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना। मैनेजर हैव टू ऑलवेज भी इम्प्रूवमेंट के लिए, जी मैनेजर है ही इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट के लिहाज से उनमें इम्प्रूवमेंट आती है तो देन ही ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्रूव करेगी। अब यहाँ पे देखें, कहते हैं ओकेजन में पहले क्या होता था जनाब कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो थी वो एपिसोडिक होती थी, रिएक्टिव होती थी प्रॉब्लम्स के साथ। लेकिन अब क्या होता है, फोकस होता है बॉर्डर सिस्टम के ऊपर, प्रोएक्टिव रहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में, जैसे ही मौका मिला कोई चीज़ बना के। जैसे आप देखें कोविड में मास्क जो थे, फेस मास्क, वो वो कंपलसरी था मास्क पहनना, वो एक तो हमारे पास प्रिकॉशंस थी बेसिकली। लेकिन ब्रांड्स ने क्या किया वहाँ पे, इवन के क्लॉथिंग ब्रांड ने क्या किया, अपने ड्रेसेस के साथ मैच करके बाकायदा जो है वो मास्क मार्केट में ले आए। तो मतलब वो तमाम चीज़ें जैसे ही वो मौका मिलता है आप उससे बेनिफिट लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उससे बेनिफिट लेती हैं। फिर आ जाता है अप्रोच में, ट्रेलर एरर होते थे पहले, अब क्या होता है, अब साइंटिफिक मेथड, अब एरर की तो गुंजाइश ही नहीं है ना, नुकसान तो कर ही नहीं सकते। रिस्पांस एरर होता था, पनिश करते थे, कवर अप करते थे, लोगों को फिक्स करते थे एम्प्लॉयज़ के रिस्पॉन्सेज को। अब क्या होता है, लर्निंग के लिए ओपननेस, भाई ट्रेनिंग्स करवा दें, इंटर्नशिप करवा दें, इन्वेस्ट कर दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के ऊपर, इवन के उनके मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबल जो है वो मैनेजमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अब ये सब कुछ होता है। फिर डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव होते थे, इंडिविजुअल पॉलिटिकली एक्सपेंडेंसी होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जबकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पर्पस जो है वो डिसाइड होते हैं, पर्पसफुल स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। मैनेजरियल रोल जो थे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का होता था, मेंटेन करते थे अपने स्टेटस को अपने कंट्रोल में, जबकि अब क्या, अब चैलेंजिंग स्टेटस होता है, स्ट्रेटजिकली इम्प्रूवमेंट आती हैं।
फिर आता है हमारे पास अथॉरिटी, टॉप ड्राइवन वी आर रूल्स एंड पॉलिसीज़ के थ्रू। पहले पास्ट में जो थी वो होती थी, हमारी अथॉरिटी थी। अब क्या होता है, कस्टमर ड्राइव कर रहा है जनाब, उसकी एम्पावरमेंट कस्टमर की तरफ से है, फीडबैक कस्टमर का ज़रूरी है, कस्टमर की नीड जो है वो हमारा पहला फोकस है। बिजनेस रिजल्ट पे पहले फोकस होता था, टारगेट पे। अब क्या है, सिस्टम जो है उसके रिजल्ट, उसको सिस्टम को, बिजनेस को रिजल्ट थ्रू द कैपेबल सिस्टम के थ्रू लिया जाता था। यानी बिजनेस एक ब्रांड होना चाहिए आज के दौर में। रिजल्ट्स जो हैं वो मौजूदा रिजल्ट जो है वो फर्दर ईयर्स के साथ, फ्यूचर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं। फिर कंट्रोल के लिए क्या होता था, सिक्योरिंग रिपोर्टिंग एवेल्युएशन होती थी। अब क्या होता है, स्टैटिकल स्टडी होती है, वेरिएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्च की जाती है बाकायदा। मीन्स जो हैं इसमें, डेलीगेशन बाय मैनेजर टू स्टाफ एंड सबऑर्डिनेट्स, ओन्ड बाय द मैनेजर्स हु लीड स्टाफ एंड सबऑर्डिनेट्स। अब क्या होता है कि मैनेजर्स जो हैं वो स्टाफ और सबऑर्डिनेट्स को डील कर रहे होते हैं, वो उनके मेन्स होते हैं, ठीक है। अब ओके, यानी इसी में ये सारा जो है फर्दर इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, हमने उस ऊपर से कर लिया है। फर्दर कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी एंड कंपटीशन, इसमें क्या आता है, कम्पिटिवनेस। कहता है कि सक्सेसफुल लेवल जो है क्वालिटी का वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है। पहले ये होता था कि एक सिमिलर फिनोमेना जो कि बिज़नेस मार्केट प्लेस में हो रहा है, वो क्या है, कंपनीज जो थी वो पहले क्या करती थी जनाब, लोकल मार्केट को कम्पीट करती थी। उनके कंपटीटर कौन थे, रीजनल थे। कंपटीशन उनका आपस में था। अब क्या है, थ्रू आउट द वर्ल्ड है, क्योंकि अब ई ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस हो रहा है। सो अब हमें दुनिया को कम्पीट करना होता है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि वही लोग आगे जाते हैं जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी जो है वो कंपटीशन में आगे मतलब निकल जाते हैं, यानी उनकी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होती है। प्रैक्टिकल टर्म में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। व्हेन दे कांट जॉब और लॉस्ट क्वालिटी ऑफ द लाइफ। अच्छा देखें, अब अगर वो प्रॉपर नहीं काम करते तो वो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट करें। अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो प्रॉपर काम नहीं करता, या कोई कंपनी प्रॉपर काम नहीं करती, क्वालिटी चीज़ नहीं लेके आते मार्केट में, तो क्या होता है, रिस्पॉन्स ज़ीरो आएगा आगे से मार्केट से, और वो क्या करेंगे, अपनी जॉब्स जो हैं उनको लॉस्ट कर देंगे। अगर उनकी जॉब्स लॉस्ट होती है तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव, इससे जो है वो इम्प्रेस होगी। उनकी फैमिली जो है वो इस चीज़ को सफ़र करेगी कि उनकी जॉब चलेगी या इस तरह से। सो हेयर आवर लेक्चर नंबर 2 वाज क्लियर ऑल अबाउट। सो आपने जस्ट, ये मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ अगेन, देखें जो चीज़ें हाईलाइट्स की हैं उसी में हमारा सारा कवर अप हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। आई ट्राई कि एवरी कंसेप्ट इज़ क्लियर और इजी वर्डिंग में हो जाए, ठीक है। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आपको पता है कि इसको रिकॉर्ड करने में भी टाइम लगता है। और फिर आप सारे स्टूडेंट्स की ये कमेंट सेक्शन में ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड कर दें, तो मुझे फिर मोटिवेशन चाहिए होती है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आई ट्राई कि मैं तमाम कोर्सेज़ मैनेजमेंट लीडरशिप के जो हैं वो इनको अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।